हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में एक मजाक आपके साथ लास्ट वीडियो में हो चुका है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम ऑलरेडी काफी सारे चीज पढ़ने के बाद थियोरेटिकली आपके सामने रखा था। आज हम एक सेपरेट टॉपिक दैट इज एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करने के आपके सामने आए हैं। आज हम एंथैल्पी को पूरा क्लियर करने का कोशिश करेंगे, इसके बाद आपको अलग से और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आई प्रॉमिस। सो व्हाट इज एंथैल्पी? ये नाम तो आप सुने होंगे। एंथैल्पी 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 लगता हीट के जैसा ही है और ये हीट ही है, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन पर ये हीट है। तो इस कंफ्यूजन को पूरा क्लियर करेंगे आज। एंथैल्पी एंथैल्पी चेंज जो भी थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, सारे क्वेश्चन इक्वेशंस यहीं कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एंथैल्पी। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनिए, जो हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा रिलेट करने का कोशिश करेंगे। हम आपसे बोल रहे हैं, जरा बताइएगा व्हाट इज सीवी। अगर आपको याद हो, सीवी that is molar heat capacity at constant volume. So what is it equal to? q by n delta t. Yes or no? मतलब पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री एक एक यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट सप्लाई करना पड़ता है, और अगर वो 1 मोल गैस है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं बच्चा, वो क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं QV। कोई दिक्कत समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इन पूरा चीज को अगर यहां पर लाया जाए तो NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी दिख रहा है आपको, एंड दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर? QV। बोलो हाँ कि ना? अब अगर जरा थोड़ा और फील कराएं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ चुके हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है ना? हीट प्लस वर्क डन। बोलो हाँ कि ना? यस और नो? और अगर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट कर दें, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम इज कांस्टेंट हो जाए तो क्या वर्क डन होगा? तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए मतलब डेल्टा वी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाएगा बच्चा? ओनली क्यू। और ये कौन सा क्यू है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बेस में वी लिखने का मतलब क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ रहा है कि क्यू भी कुछ और नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। उतना दिन से आप यूज कर रहे थे इस फॉर्मूला को, ध्यान दीजिएगा। क्या क्यू वी के जगह में हम लिख सकते हैं डेल्टा यू। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? NCV डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए जरा, कोई दिक्कत है? आपसे बोला जा रहा था उतना देर से किस बारे में? कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में, कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है उस समय जो हीट होता है उसे ही इंटरनल एनर्जी की इक्वल बोलते हैं हम। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो किस वजह से हो रहा है? ओनली ओनली हीट के वजह से, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम भाई आप चेंज करने दे दे तो वर्क डन भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। फिलहाल वर्क डन क्या है? जीरो है। ओके है ना? समझ में आ गया है? चलिए इतना बता दी, आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। अब हम क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने सीवी बता दिया, आपसे अगर हम पूछे सीपी बताओ, जरा फटाक से बताओ सीपी क्या है? सर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, कोई बात नहीं, अब भी तो हीट ही होगा। हीट अपॉन क्या हो जाएगा? एन डेल्टा टी। क्या फर्क पड़ता है? पर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यू भी लिख रहे थे यहां पर वॉल्यूम के टाइम पे, तो प्रेशर के टाइम पे क्यू पी लिख दिया हमने। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू पी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू पी। तो ये क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या था? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो मिल गया, किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब साइंटिस्ट लोग दिमाग खराब होने लगा कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या नाम दे? तो इसका एक नाम दिया गया बच्चा, एंथैल्पी। एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर आपसे पूछे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताइए तो क्या बोलिएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? एंथैल्पी। इसका नाम दिया गया क्या रे? एंथैल्पी। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इन सभी चीजों को समझाने के बाद हम इन सभी चीजों को यहां से मारेंगे डिलीट। आपका दिमाग में सिर्फ ये बात हम रखना चाहते हैं अभी, क्या? कि जब भी हीट के बारे में बात हो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो,
जब भी हीट के बारे में बात हो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे फोकस करना है बस। सिमिलरली जब हीट के बारे में बात हो और कांस्टेंट प्रेशर कर दे तो आपको चेंज इन एंथैल्पी के बारे में बात करना है। एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं और यहाँ पे डेल्टा H का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। चलिए वापस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज एंथैल्पी? हीट कंटेंट ऑन अ सिस्टम। हीट कंटेंट ऑन अ सिस्टम, किसी सिस्टम के पास कितना हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, उस समय कोई सिस्टम में कितना हीट है, उसी को क्या कहते हैं? एंथैल्पी। ये नाम दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। सो बच्चा, यहां पर हम इस चीज को लिख रहे हैं कि चेंज इन एंथैल्पी। देखो, एंथैल्पी निकालना पॉसिबल नहीं। क्यों निकालना पॉसिबल? ये एक स्टेट फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है कि पहला पॉइंट पे क्या था, आखिरी पॉइंट पे क्या है, ये इससे मतलब है। स्टेट फंक्शन है, सिंपल सी बात है। पाथ फंक्शन नहीं है। पाथ फंक्शन दो ही है जो आपको याद करना इस चैप्टर के अंदर, दैट इज वर्क एंड हीट। बाकी सब क्या है? स्टेट फंक्शन। तो इस जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं उसका पूरा इंटरवल के दौरान क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो निकालना पॉसिबल नहीं है। सिंपल, इनिशियल क्या था, फाइनल क्या है, ये पॉसिबल है निकालना। तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखिएगा, इसको सबसे पहला हम इक्वेशन लिख करके बॉक्स बना रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, ये बात समझ में आ गया सर। क्यूपी, तो इसको लिखना होगा हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। क्यूपी क्या है? क्या है ना, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सिस्टम। यस और नो? बाय द सिस्टम। लेकिन कब यार? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यूपी क्या है? क्यूपी क्या है? हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर है, जो कि किसके बराबर होगा? चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ या कितना हीट रिलीज हुआ, वो चेंज इन एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी कुछ और नहीं, हीट ही है, लेकिन कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। बस इस बात को दिमाग में भेजा में डाल लो। आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले एक चीज का डेरिवेशन हमने किया था कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन N डेल्टा T। लेकिन Q यहां पर क्या है? QP लिखते थे, कांस्टेंट प्रेशर यहां पर बोल रहे हो। और उस हिसाब से अगर QP पर ध्यान दिया जाए तो QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QP इक्वल टू हो जाएगा NCP डेल्टा T हो जाएगा। इसके पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता था? NCV डेल्टा T। यहां पर क्या होगा? CP डेल्टा T, क्योंकि QP ही कुछ और नहीं डेल्टा H है। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं डेल्टा H का, इट इज नथिंग बट NCP डेल्टा T। डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1 कर सकते हैं। CP क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात ध्यान रखिएगा। सीपी और सीवी में तो रिलेशन वगैरह सब पता ही है। मान लीजिए सीवी दिया हो तो सीपी निकाल सकते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो दो इक्वेशन आपने अभी पढ़ा, किसके बारे में? एंथैल्पी चेंज के बारे में। एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी? इट इज इक्वल टू द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। It is heat absorbed by the system or released by the system. It will be equal to the enthalpy change when the process is occurred at constant pressure. Okay, this is the first equation. अच्छा, और क्या बात पढ़ा आपने? QP के जगह आपने ये बात पढ़ा था NCP डेल्टा T होता है। तो डेल्टा H इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ना, NCP डेल्टा T। क्योंकि QP मतलब क्या होता है? NCP डेल्टा T। ये दो इक्वेशन आप पढ़ लिए। और कोई इक्वेशन निकल सकता है क्या? हाँ। अब इसके आगे हम चलना प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहां पर फ्लोट अगर लगाते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम जानते हैं ये बात कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हीट प्लस वर्क डन। क्या होता है? हीट प्लस वर्क डन। यस सर, कोई दिक्कत? हीट प्लस वर्क डन।
लेकिन ध्यान से देखिए, अगर प्लस वर्क लिखे हैं तो ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यस और नो। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपके पास एक सिस्टम है और अंदर में गैस है, अंदर में गैस है, ठीक है, अंदर में कोई आइडियल गैस प्रेजेंट है, ये एक्सपेंड कर रहा है, मान लीजिए, क्लियर है कि नहीं, ये एक्सपेंड कर रहा है, तो कौन वर्क कर रहा है फिर, ये सिस्टम खुद वर्क कर रहा है फिर। तो वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा तो यहां पर वर्क डन की जगह क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ओके ओके। अब आप बाहर से जो प्रेशर लगा रहे होंगे, बाहर का जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, इसको क्या कर दिया आपने, कांस्टेंट कर दिया। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, इस जगह पे Q को QP लिख सकते हैं ना, प्रेशर कांस्टेंट है, क्लियर है कि नहीं बच्चा। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू QP एंड QP इज नथिंग बट डेल्टा H, डेल्टा H लिख दिए। और वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, P एक्सटर्नल, ऑब्वियसली माइनस पहले चूंकि लिख चुके हैं तो फिर माइनस हम नहीं लिख रहे हैं, P एक्सटर्नल क्या होता है, डेल्टा V, P एक्सटर्नल डेल्टा V, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा, P एक्सटर्नल डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम, ओके। अब सुनिएगा ध्यान से, हम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बात करना चाह रहे हैं। लेट सपोज आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट B है। मान के चलिए यहां पे जो आइडियल गैस है वो क्या है, A है, ठीक है, इसके अंदर रिएक्शंस वगैरह हुआ, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, दैट इज B में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हम इसके लिए सिर्फ, अगर ये आइडियल गैस है, इसके लिए लिख सकते हैं दैट इज PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। लेकिन सिर्फ अगर A के लिए लिखना हम चाह रहे हैं तो रिएक्टेंट है ओनली, रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है उसको भी A लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो P ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोडक्ट बनाएगा वो B है अगर, तो उसका भी प्रेशर क्या होगा सर, P ही होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सर, यहाँ पे क्या चेंज होगा, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कितना लिए हैं आप आइडियल गैस का, कितना लिए हैं, तो मान लेते हैं A मोल्स लिए हैं, Na मोल्स हमने लिया है। एक काम करते हैं, अब इसी चीज को हम किसके लिए लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, टेम्परेचर सेम है, ओके, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर नहीं चेंज नहीं किए हैं। सेम इक्वेशन को भी B लिख रहे हैं, अरे समझ में आ रहा है, PV, तो वॉल्यूम ऑफ किसका ले रहा है, B, मतलब अब जो है ये, अगर हम आपको समझाएं तो सेम ही सिस्टम है, बस क्या हो चुका है बताइए, रिएक्टेंट जो था वो क्या था, A था, और प्रोडक्ट बन चुका है B। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका जो वॉल्यूम था वो क्या लिया था आपने, VA लिया था, इसका जो वॉल्यूम आप ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, VB। बात समझ में आ रहा कि नहीं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स Na है, इसका नंबर ऑफ मोल्स Nb है, बस टेम्परेचर सेम ही है, प्रेशर सेम ही है। तो यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, Nb, ओके, RT। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब जरा ये बात बताइए, यहां पर हम ये निकालना चाहें P डेल्टा V, अगर हम निकालना चाहें क्या, P डेल्टा V, तो क्या हो जाएगा, कैसे निकाल सकते हैं, एक काम कीजिएगा, इससे इसको घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को दो इक्वेशन मान लीजिए तो ऑटोमेटिक P डेल्टा V आएगा। देखिएगा, इसको हम इक्वेशन 1 अगर मान ले, इसको इक्वेशन 2 अगर मान ले, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, यहां से देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा, P कॉमन आ जाएगा और VB माइनस VA आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, अरे प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम, ये कह सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों में RT कॉमन आ जाएगा, RT कॉमन आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, NB माइनस NA। बोलो क्लियर है कि नहीं है। इस चीज को आगे हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, आगे हम इस चीज को बढ़ा रहे हैं, P लिख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा V लिख सकते हैं, P क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू, यहाँ पे RT कॉमन आ चुका है, ये क्या है, NB माइनस NA क्या है, अरे भाई साहब B के नंबर ऑफ मोल्स माइनस A के नंबर ऑफ मोल्स, अंदर क्या था, गैस था, तो इसको लिखने का तरीका है डेल्टा NG, G मतलब गैस है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, किसका किसका चेंज आपने किया ना सर, A से B में कन्वर्ट हो गया, तो B का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, माइनस A का नंबर ऑफ मोल्स कितना है,
कर देना है, आंसर आ जाएगा। अभी हम उस चीज को लिख भी देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एनजी, और आरटी आपका बचा हुआ, तो आरटी हम चुपचाप से लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब सुनिए ध्यान से, इसको हम मान के चलिए इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, ये जो आपने इक्वेशन ला के रखा था। और अब हम ये पी डेल्टा भी, जिसे आप पी एक्सटर्नल डेल्टा भी कर रहे हैं, सेम चीज है। ये पी जो है बाहर का प्रेशर है, ओके। तो ये पी डेल्टा वी की जगह पे इस चीज को बैठा सकते हैं, क्या बैठा सकते हैं, डेल्टा एनजीआरटी। तो हम यहां पर बैठाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, माइनस है, माइनस लिखा हुआ है, और पी एक्सटर्नल डेल्टा भी जो है किसके बराबर है, डेल्टा एनजीआरटी। क्लियर है कि नहीं है? या फिर एक और लाइन आगे बढ़ा सकते हैं, इस चीज को आप इधर ला सकते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी है, तो चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू, इसको इधर लेकर आ जाइएगा, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है, रट्टा मार सकते हैं आप। क्लियर है कि नहीं? क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। एंड व्हाट इज डेल्टा एनजी हियर, व्हाट इज डेल्टा एनजी हियर, याद रखना है, where delta Ng is number of moles of product minus number of moles of reactant। लेकिन ध्यान रखिएगा, गैसियस मोल्स का बात हो रहा है। अगर रिएक्टेंट साइड में कोई सॉलिड या लिक्विड है तो उसके गैसियस मोल को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, या प्रोडक्ट साइड में भी कोई लिक्विड या सॉलिड है तो उसको भी इंक्लूड नहीं कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? क्यों? सवाल ये भी हो सकता है दिमाग में कि ऐसा क्यों कह रहे सर, ऐसा क्यों कह रहे? अरे भाई साहब, आपने जो वॉल्यूम में चेंज किया ना, ये वॉल्यूम में चेंज सॉलिड और लिक्विड में हो ही नहीं सकता, इनकम्प्रेसिबल है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसके वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा, जिसका वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कैसे होगा, जिसका वॉल्यूम फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए आप ये एनबी माइनस एनए में जो भी है उसको इंक्लूड मत कीजिएगा गैसियस मोल से। एनबी क्या है, यहां लिख देते हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और Na क्या है, Na है आपका नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ, अगर किसी बच्चे को नहीं भी दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है ये डेल्टा Ng। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो ये रहा फॉर्मूला इस चीज का जो आगे यूज होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम दो चार इक्वेशन लिख करके आपको डेल्टा एनजी निकाल के दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आगे जाकर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिया रहेगा सवाल में और आपको डेल्टा एनजी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे, एज आई सेड बिफोर, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ, आगे आ रहा क्या इसके आगे देखो तो, ओके, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखिएगा गैसियस मोल को ही आपको कंसीडर करना है। तो यहां पर डेल्टा एनजी मान लीजिए निकालना है, आप डेल्टा एनजी निकालना है। तो गैसियस मोल आपको चेक करना है प्रोडक्ट में, इक्वेशन जो भी दिया हुआ रहे वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं है तो बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस है अभी फिलहाल। क्लोरीन गैस 1 मोल है और PCl3 गैस 1 मोल है, तो कितना टोटल मोल्स हो गया, 2। प्रोडक्ट में कितने मोल्स गैस है, 2 मोल्स। और यहां पर दिख रहा PCl5 जो रिएक्टेंट है 1 मोल है, तो कितना आ जाएगा डेल्टा एनजी का वैल्यू, 1 आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से इसमें देख लीजिए, डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सर ये तो सॉलिड है, प्रोडक्ट सॉलिड है, सॉलिड को ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे दिख रहा गैस है, हाँ, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट का लिख दिया। अब रिएक्टेंट में देखिए, ये जो रिएक्टेंट है वो क्या है, सॉलिड है, मतलब गैसियस मोल्स है ही नहीं, तो 1 - 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए वेपोराइजेशन हो रहा है, देखिए वाटर लिक्विड जो है वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपोराइजेशन है। इसमें आपको डेल्टा एनजी निकालने के लिए बोल रहा है, डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा जरा बता सकते हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैस है दिख रहा है, 1 मोल वाटर है,
माइनस, वेपर है, वेपर है, ओके माइनस। यहाँ पर क्या दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, लिक्विड के लिए नंबर ऑफ गैसियस मोल होता है ना भाई, लिक्विड को भी कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, इसका भी क्या वैल्यू आ जाएगा 1। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू कैसे निकालते समझ में आ गया। अगर डेल्टा एनजी कैसे निकालते समझ में आ गया तो क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम ध्यान दीजिए, पहला टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एंथैल्पी इन्वॉल्व्ड है इस क्वेश्चन में। एनीहाउ, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, यहाँ पे वाटर वेपर को हम क्या मान रहे हैं, एक परफेक्ट गैस है, मतलब इनर्ट गैस है, या कह सकते हैं कि आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। वाटर वेपर को आप क्या मानिए, आइडियल गैस, ओके। मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर, मोलर एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, मोलर एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल। मोलर एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या है, 1 मोल के लिए जो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है। मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन, वेपर बन रहा है, of 1 mole of water at 1 bar and 100 degree centigrade is 41 kilojoule per mole। एंथैल्पी चेंज कितना है, मतलब 41 किलोजूल है। पर मोल का मतलब समझ में आ रहा है ना, 1 मोल के लिए, इसी को बोला जाता है मोलर एंथैल्पी चेंज। नहीं तो सीधा सीधे किलोजूल लिखता ना यार, हीट किसमें निकालता है। एक्चुअली एंथैल्पी क्या है, हीट ही तो है, तो क्या लिखता है, सिंपल किलोजूल लिखता है या जूल लिखता है। पर मोल लिखने का मतलब क्या है, 1 मोल के लिए, 1 मोल के मतलब यहां पर कह रहा है मोलर एंथैल्पी चेंज, ओके। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree centigrade। इस सवाल पर ध्यान दीजिए, कितना वाटर है, 1 मोल वाटर है, इज वेपोराइज्ड, वेपर बना रहे हैं, मतलब वाटर है आपके पास जो कि लिक्विड है, इसको वेपोराइज कर रहे हैं, मतलब वाटर गैस बन रहा है। बात समझे कि नहीं, वेपर बन रहा है मतलब वेपोराइजेशन, दिस इज वेपोराइजेशन, स्टेट चेंज होता है, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होता है। प्रेशर आपका 1 बार है और टेम्परेचर आपको दिख रहा है, टेम्परेचर आपको दिख रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है सर, ओके। क्या निकालना है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, इज इक्वल टू, क्या होता है इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। इसको अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से, ये निकालना है हमें, ये चेंज दिया हुआ है, डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 41 किलो जूल है। पर मोल का मतलब समझ में आ रहा है कि 1 मोल के लिए कह रहा है और कुछ नहीं, तो यहाँ पर किलो जूल खाली लिख दिए, 41 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ओके। ये हो गया यहाँ पर डेल्टा एनजी, सर निकालना होगा डेल्टा एनजी क्या होगा बताओ जरा, डेल्टा एनजी क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट्स कितना है, 1 मोल है। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट कितना है, ये लिक्विड दिख रहा है यार, गैस है ही नहीं, 0, इसका मतलब डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। आर आपको पता है, टेम्परेचर हमको दिख रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदल लीजिएगा यार, 373 केल्विन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब पुट कर देते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा एच की जगह पे बैठा रहे हैं हम लोग, 41 इंटू 10⁻³ प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल्टा एन जी, दैट इज 1, आर मतलब हो गया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टी टेम्परेचर है कितना हो जाएगा 373, ठीक है। अब आप इस चीज को कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट करके किसमें आंसर आएगा, आपने जूल में लिखा है, जूल में आंसर आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आंसर कितना, क्लियर है कि नहीं। इसके आगे बस सॉल्यूशन करना है आपको, मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पर ऐड करके आपको आंसर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है, फॉर द कंबशन रिएक्शन, कंबशन हो रहा मतलब जल रहा है भाई साहब, कौन जल रहा है, सिल्वर, देखिएगा लिखा हुआ 4Ag सॉलिड प्लस O2 गैस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है, और ये क्या बन रहा है प्रोडक्ट, 2Ag2O सॉलिड, ओके। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। हम आपको कई बार बता चुके हैं, डेल्टा ई जो है कुछ और नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, बुक में ऐसे लिखे हुए रहते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ओके। डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई, या फिर बोल रहा है डेल्टा एच एंड डेल्टा ई वेयर नो रिलेशन, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो चेक करना होगा हमें, सबसे पहले रिलेशन को लिखते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन जो है वो क्या है, डेल्टा ई मतलब डेल्टा यू ही। तो हम लोग को ये बात पता चल चुका है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है ना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये है। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन निकालना है, डेल्टा एन जी निकाल लीजिए, रिएक्शन दिख रहा है हमको यहाँ पर। तो डेल्टा एन जी क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में कोई गैसियस मोल है ही नहीं सर, तो 0 हो गया, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में 1 मोल ऑक्सीजन हमें दिख रहा है, तो 1 मोल हो गया। तो आंसर क्या आ जा रहा है डेल्टा एन जी का, -1। तो यहां से ये आ जाएगा
कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, यहाँ पे डेल्टा एनजी का वैल्यू -1 आ चुका था, 1 इंटू आर टी दैट इज आर टी। क्लियर है कि नहीं? मैंने डेल्टा एच तब आएगा जब डेल्टा यू से कुछ घटाएंगे, आर टी घटाएंगे। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कौन ज्यादा है कौन कम है? डेल्टा यू ज्यादा है कि डेल्टा एच ज्यादा है? डेल्टा एच कब आएगा? जब डेल्टा यू में से कुछ घटाएंगे। इसका मतलब डेल्टा यू ज्यादा हमें दिख रहा है, दैट इज डेल्टा यू इज मोर देन डेल्टा एच। अब इस तरह का रिलेशन कहां पर है देखिएगा, यहाँ दिख रहा है डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई, यही बात है, घुमा के लिखा हुआ है भाई साहब। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक और आसान सवाल देखिएगा, फॉर द रिएक्शन C3H8 गैस, मतलब ये क्या है? प्रोपेन है, प्रोपेन गैस है, प्लस 5O2 गैस गिव्स 3CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है इस रिएक्शन के दौरान। बोल रहा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज, डेल्टा ई फिर से कह रहा है, डेल्टा ई क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू के बराबर ही है। ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन है -RT माइनस 3RT प्लस 3RT। कैसे करेंगे? तो हमें रिलेशन पता है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है ना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। क्लियर है कि नहीं है? अब आप ध्यान दीजिएगा डेल्टा Ng क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा Ng निकालिए, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ गैस दिख रहा है, ये तो लिक्विड है, वाटर तो लिक्विड है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब 3 दिख रहा है ओनली, CO2 जो है 3 मोल्स है, माइनस यहाँ पर देखिए ध्यान से 5 मोल्स आपका ऑक्सीजन दिख रहा है और 1 मोल प्रोपेन दिख रहा है। तो 5 और प्लस 1 कितना हो गया? 6 मोल्स है, तो कितना आ जा रहा है यहाँ से? -3 आ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है ना, डेल्टा एच हमें क्या निकालना है? हमें निकालना डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। इसका मतलब माइनस करके इधर ले आ जाइए, माइनस डेल्टा यू दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा एन जी की जगह पे -3 और क्या बच रहा है? आर और टी। तो देखिए ऑप्शन में -3RT बोल के ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। 1 मोल ऑफ कार्बन undergoes incomplete combustion to produce कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे भाई कंप्लीट कंबसन हो जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आपको पता है। कोई भी कार्बन को जलाएंगे तो उससे जो गैस बाहर आती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कोयला, कोल को बर्न कीजिएगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट को बर्न कीजिएगा क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, बोल रहा है क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है, बन रहा है। कैलकुलेट डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एट 298 केल्विन, टेम्परेचर दे दिया है, गिवन आर का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर कंबशन हो रहा है, किसका कंबशन हो रहा है? कार्बन का। कार्बन जनरली सॉलिड होता है और क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन अगर आपसे कोई पूछे थर्मोडायनेमिक में, तो आपको मैं क्लियर बोल रहा हूं ग्रेफाइट। ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट। लेकिन अभी जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगा तो वहां पर बताएंगे। कार्बन हो गया, कार्बन क्या कर रहा है? कंबशन कर रहा है बच्चा। कंबशन के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होगा, ऑक्सीजन गैस का, और ये कंबशन करके क्या बना रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है। अब बैलेंस करना है आपको। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको बैलेंस करना होगा। ओके, क्या करे भाई? कार्बन एक दिख रहा है, कार्बन एक दिख रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका? एक दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। एक काम करते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं। नहीं सर, एक काम किया जा सकता था, यहाँ 2 लिखा जा सकता था और यहाँ भी 2 लिखा जा सकता, हाँ कि ना? लेकिन गलत हो जाएगा, यही आधा बच्चा लिपट जाएगा। इसको बैलेंस अगर करने के लिए तुम यहाँ गलती से अगर यहाँ 2 लिखा और यहाँ 2 लिख दिया, आई थिंक इट इज बैलेंस्ड अभी जो दिख रहा है, लेकिन आंसर गलत आएगा। कारण यह है, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन को 2 मोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई और तरीका है बैलेंस करने का तो कर लीजिएगा। यही एक तरीका बच रहा था, तो यही समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों 1/2 लगाया? क्लियर है कि नहीं है? 1 मोल मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में, और ये जेईई मेंस 2022 का सवाल है। मतलब ऐसा मत सोचिए कि क्या बना रहे हैं सही है, कुछ ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है या एनसीईआरटी से उठाते हैं सवाल। तो डायरेक्ट देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालिए बच्चा, जरूरत पड़ जाएगा इसका। डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो जाएगा? गैस दिख रहा कितना है? प्रोडक्ट में 1 दिख रहा है, और यहाँ पर कितना है गैस बताइए? हाफ दिख रहा भाई, 1/2 दिख रहा। बोले सर इसका नहीं छोड़े भाई, सॉलिड है, गैस देखना है, तो 1 में से हाफ चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा, दैट इज 0.5 बोल सकते हैं। ओके, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? ओके, अब आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या निकालना है? कैलकुलेट डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू माइनस प्लस
डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। ओके, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू को इधर लेके आ गए, डेल्टा एन जी हम निकाले हैं, दैट इज 1/2। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.314 जूल में आंसर दिया, मैंने जूल में वैल्यू दिया हुआ, जूल पर केल्विन पर मोल है, तो आंसर जो भी आएगा इन दोनों का डिफरेंस में जूल में ही आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ 298 केल्विन, 298 केल्विन। अब सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए, किस में आएगा भाई, जूल में आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये 1/2 जो लिख दिया ना बच्चा, 1/2 मोल है एक्चुअली में, 1 मोल माइनस 1/2 मोल इज इक्वल टू 1/2 मोल, ये मोल है तो मोल इस पर मोल के साथ कट जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में इस पर केल्विन के साथ कट जाएगा और ये जूल बचेगा, सिर्फ आंसर में क्या आएगा, जूल आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब ये मल्टीप्लीकेशन आपके लिए सिर्फ छोड़ रहे हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे आप, जेईई मेंस 2020। लेकिन ये जो लंबाई देख रहे हैं क्वेश्चन का, ये देख करके आधा बच्चा जो है इसी को छोड़ देता है, क्योंकि टाइम लगता है ना इसमें। अगर कंसेप्ट पता है तो छोड़ेगा नहीं, डायरेक्ट कीवर्ड्स पर टारगेट रखिए कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, तब आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं, चूंकि हमको समझाना है इसलिए समय लगेगा समझाने में, लेकिन जब आप सॉल्व करें ना तो कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्या क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, बात खत्म। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अ फिश स्विमिंग इन वाटर body when taken out from the water, body is covered with a film of water of weight 36 ग्राम। बोला एक मछली जब तैर रही है पानी में, पानी से जैसे ही बाहर निकाला जाता है तो उसके बॉडी में एक फिल्म ऑफ वाटर रहती है, मतलब पानी की लेयर रहती है। कितना पानी का लेयर, कितना पानी रहती है, 36 ग्राम्स रहती है। ओके, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कुकिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इस मछली को लेके गया कुकिंग के लिए, कितना टेम्परेचर पर कुक कर रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुक कर रहा है, मतलब 273 ऐड कर दीजिए, मतलब 373 केल्विन पर इसको कुक किया जा रहा है। देन द इंटरनल एनर्जी फॉर वेपोराइजेशन इन किलो जूल पर मोल इज डैश। मतलब आपको क्या बोल रहा है भाई साहब, कि जो मछली है, जो फिश है, उसका इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, किसके वजह से, वेपोराइजेशन के वजह से। और वेपोराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान ले तू कढ़ाई में फिश डाला है, तो उसको टेम्परेचर दे रहा 373 केल्विन, तो उसके बॉडी में जो वाटर लगे हुए हैं, वो वाटर क्या होगा, वेपोराइज होगा, स्टीम बनेगा। समझ में आ रहा? गैस में कन्वर्ट होगा। बोलने का मतलब जो रिएक्शन हमें यहाँ समझ में आ रहा है, उसका बॉडी में लगा हुआ है वाटर लिक्विड, लेकिन वो टेम्परेचर पाते ही कन्वर्ट होगा किस पे, H2O गैस में, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो, ये वेपोराइज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही तो रिएक्शन है। ओके, तो बोल रहा है इसका जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, वो भी यूनिट दे दिया है, किलो जूल पर मोल में निकालना है आपको, वो क्या होगा, क्या होगा, डैश दिया हुआ, नियरेस्ट इंटीजर तक आपको निकालना। अच्छा, सवाल में क्या क्या और चीज गिवन है देखिएगा। एज्यूम स्टीम टू बी एन आइडियल गैस, यहां बोल दिया है जो स्टीम है, जो वेपर बन रहा है, वो एक आइडियल गैस है, मान लीजिए आप। क्लियर है कि नहीं? आगे लिख रहा गिवन डेल्टा वेपोराइजेशन एच नोट का मतलब क्या है समझिएगा, एंथैल्पी चेंज ही है, लेकिन प्रोसेस क्या है, वेपोराइजेशन है। आप डेल्टा एच जान रहे हैं ना, व्हाट इज डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, यस और नो। और यहां पर बस क्या लिख दिया है, वेपोराइजेशन, मतलब प्रोसेस का नाम है वेपोराइजेशन। अरे वेपोराइजेशन हो रहा है, लिक्विड टू गैस में जा रहा है, तो इस, अच्छा नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्टैंडर्ड कंडीशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या कर दिया गया है, स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा है, दैट इज 373 केल्विन, जिसे आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो। और दूसरा प्रेशर, प्रेशर 1 बार होता है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, एटीएम नहीं, ध्यान से। तो 1 बार होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। इसलिए नोट लगाओ, इससे डरिए मत, यही चीज है, ठीक है, डेल्टा एच है। ओके, बार इज 1 बार इज 41.1 किलो जूल पर मोल। मतलब बच्चा, ये डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है 41.1 किलो जूल पर मोल, ये दिया हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके ओके, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका, आर का वैल्यू ऐसे भी जानते हैं, लेकिन यहां पर लिखने के लिए बोल रहा है 8.31, 8.31 लीजिएगा जूल पर केल्विन पर मोल, ये लेने के लिए बोल रहा है। और आपसे क्या पूछा गया था, मैंने बता दिया ऑलरेडी, इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहा है। सो जो फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ओके, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, बस अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन तो यहीं से निकलता है। डेल्टा एच दिया हुआ, डेल्टा यू निकालने के लिए बोल रहा था, यहीं से निकलेगा, और कोई फॉर्मूला दिमाग में तो आना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात।
यहां से डेल्टा यू आपको फाइंड करना है, तो यहां पे डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पे डेल्टा एन जी निकाल लो बच्चा, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, अरे गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना दिख रहा है 1 माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लिक्विड है ये, कुछ नहीं है मतलब 0, मतलब डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 आ जा रहा है। यहाँ पर डेल्टा एन जी आ गया 1, यहाँ आर का वैल्यू दिख रहा है, लेकिन देखिएगा ध्यान से, जूल है। आंसर किस में लाना है, किलो जूल, आंसर किस में लाना है, किलो जूल में लाना। तो अगर किलो जूल में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8.31 डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए और इसको जूल की जगह किलो जूल लिखिए। यहाँ पर जो के लिख रहे हैं वो केल्विन है, ध्यान रखिएगा। इस के का मतलब किलो है, इस के का मतलब केल्विन है। आगे बात करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कुक कर रहे थे ना, दैट इज 373 केल्विन। तो सब कुछ दिया हुआ है। डेल्टा एच का वैल्यू हो गया आपका 41.1 किलो जूल पर मोल, किलो जूल में कन्वर्ट किया हुआ है, यहाँ किलो जूल में ही लिखना है, ये तो 1 है। आर का वैल्यू हम किलो जूल में लिख रहे हैं, 8.31 डिवाइड बाई 1000 तब किलो जूल में आया है। खाली 8.31 लिखिएगा तो जूल में आ रहा है, फिर आंसर गलत आएगा। क्लियर है कि नहीं, ये किलो जूल में कन्वर्ट हो चुका है। टेम्परेचर कितना केल्विन में आना चाहिए, 373 है, 373 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो जो वैल्यू निकल के आएगा 41.1 माइनस यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आ रहा था, हमने कैलकुलेट किया था अभी, आपको कैलकुलेट करके फिर बताते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या आ रहा है यार, 8.31 इंटू 373 ये आ रहा है, डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये निकल के आ रहा है 3.09, कितना आ रहा है 3.09, 09 को आप क्या कह सकते हैं भाई, 3.1 कह सकते हैं, 3.1 कह सकते हैं। अगर 3.1 को इससे घटा देंगे कितना आ जाएगा 38 किलो जूल। सो दिस इज योर आंसर। नियरेस्ट इंटेजर बोला था, 09 को छोड़ के हमने 1 लिखा। क्लियर है कि नहीं, आंसर क्या होगा 38 जूल। सवाल कहां का है, जेई मेंस 2022 शिफ्ट तक बता देते हैं आपको, जून मंथ में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 2 का सवाल है। क्लियर है कि नहीं, तो बहुत ज्यादा टफ सवाल आता है ऐसा नहीं है, बस पेशेंस होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने से। एक और सवाल जेई मेंस का देखेंगे, हम आगे बढ़ा, ध्यान दीजिएगा। एक और जेई मेंस 2019 का सवाल है, ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछ रहा है, व्हेन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टन लिक्विड, हेप्टन है, क्लास 10 तो पास किए होंगे, तो अगर क्लास 10 पास किए होंगे तो हेप्टन तो पता ही होगा ऑब्वियसली। हम 12 के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक अगर नहीं भी पढ़े हो क्लास 11 में भी तो भी ये बात पता होना चाहिए कि हेप्टन क्या है। ओके, इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है बच्चा। रिएक्शन क्या है, हेप्टन है, हेप्टन मतलब हो गया C7H, 7 2 जा 14 और 2 16, अरे एल्केन है ना, हेप्ट एन बोल रहा है। कंबशन करा रहे हो मतलब ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में इसको बर्न कर रहे हो, ये तो लिक्विड है, क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लियर है कि नहीं, तो इससे बनेगा क्या प्रोडक्ट, बस इतना पता रहना चाहिए कि सर वाटर आएगा, लिक्विड, और कोई भी कार्बन के प्रोडक्ट, हाइड्रोकार्बन, मेनली हाइड्रोकार्बन अगर रहे और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करा रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स एक गैस है जो निकलना ही है। अब बैलेंस करना है आपको, क्लियर है कि नहीं, बैलेंस करना है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कार्बन 7 है, तो कार्बन 7 के लिए हम यहाँ पे 7 लगा दिए, कितना हो गया 7 2 जा 14 ऑक्सीजन वहां दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। एक काम करो, हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 16 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या कर लोगे आप, 2 दिख रहा है अगर तो 8 लगा दो, 8 2 जा 16 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक कर लो, यहाँ पर 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर, एक काम करो 11 लगा दो, 11 2 जा 22, अब बैलेंस है। जब बैलेंस है तो डेल्टा एनजी का वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा एनजी will be equal to number of gaseous moles of products, कितना दिख रहा है 7 moles, माइनस नंबर ऑफ gaseous moles of reactant, ये तो लिक्विड है, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है गैस, ऑक्सीजन गैस, कितना आ जाएगा -4। क्लियर है कि नहीं, तो आपको ये बात पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर है कि नहीं है, अब डेल्टा H माइनस डेल्टा U सवाल में पूछा है भाई साहब, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U मतलब यही है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एनजी का वैल्यू -4 है, और आर और टी टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो रहा है, ये बताया गया था। अदरवाइज कोई टेम्परेचर अगर रहता है तो उसको पुट करते हैं, फिलहाल टी टेम्परेचर पे हो रहा है तो आर का वैल्यू भी बैठाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में भी दिखेगा -4 RT, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जेईई मेंस 2019 का सवाल है। क्लियर है कि नहीं है बताइए जरा, क्लियर है। तो इस टाइप का सवाल जो है एकदम कॉमन सवाल है, इस तरह के सवाल आगे और भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमने 6 सवाल इसका आपको कराया।
एंथैल्पी आपका होता है समाप्त। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट है हमें कैलोरीमीटर पढ़ना है, जिसे आप बॉम्ब कैलोरीमीटर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपने अभी तक पढ़ा डेल्टा एच या डेल्टा यू, ये निकालने का एक प्रैक्टिकल तरीका, एक डिवाइस के थ्रू हम कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। दैट विल बी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को लगता है कि सवाल नहीं आते हैं तो एनसीईआरटी जरा खोलिएगा, आपको दिख जाएगा सवाल है, एग्जाम में सवाल आए चाहे नहीं आए, हमारा ड्यूटी है आपको करवाना। तो वो चीज तो हम आपको करवाएंगे और आपको एक आध क्वेश्चन भी दिखा देंगे, जेईई मेंस में ऑलरेडी आया हुआ है सवाल, बच्चा को पता ही नहीं चला कि अरे बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम से कोई चीज भी है। चलिए मिलते हैं फिर उस वीडियो में। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।